हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 3 मॉडल प्रश्न पत्र पेपर क्लास 10th का। ठीक है, हम लोग 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 3 पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको 2 दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, उसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। आज सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए आज से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। सेट 1 सेट 2 और सेट 3। सेट 2 कंप्लीट हो गया था हम लोग का, सेट 3 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका विज्ञान सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? विज्ञान है आपका। और ये टाइम आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो कितना का? 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और उसमें कितना है? 40 मार्क्स करेगा। ठीक है, आपको 5 सेट में से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आपको रंगना होगा। ठीक है, हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग 3 कंप्लीट करेंगे। इसको देखिएगा, सारा कंडीशन तो आप लोग जानते हैं। सारा क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव है, सारा क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सब क्वेश्चन OMR शीट पे होगा। OMR शीट पे आपको रंगना होगा। A B C करके जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें जो आप सही होगा उसको क्या करना होगा? आपको घेर देना होगा, पूरा इसको रंग देना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है? जो इस चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उसको सारा अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, कहता है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है। नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण दिया है भाई 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री मान दे रखा है आपतन कोण का। तो आपतन का जस्ट उल्टा वही होता है, परावर्तन में उसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जितना आपतन कोण है वही उसका क्या होगा? परावर्तन कोण वही हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। राइट आंसर होगा कि सी 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? यदि वक्रता त्रिज्या का मान कहता है 54 सेंटीमीटर, यानी कि आर दे रखा है कितना? आर दे रखा है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, आर 54 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकस दूरी मांग रहे हैं, एफ मांग रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला एफ इक्वल टू होता है R/2 होता है। R/2, आर कितना है? 54 है, यानी कि 54 अब बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 किस पे है? 27 किस पे भाई? बी नंबर पे, ऑप्शन पे बी है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तापतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? क्या क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसी के समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? तो कहाँ होगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। ये वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेगा? वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो अवतल दर्पण आप लोग जानते हैं, अवतल दर्पण होता क्या है? अवतल दर्पण का कहता है गाड़ी के साइड मिरर में। ऑप्शन बी है गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा को देखने में, सूक्ष्मदर्शी में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट जो होता है उसमें से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें बोला प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है? तो उसमें क्या हो जाएगा कि कोई प्रकाश अगर जा रहा है, इधर से गुजार रहे हैं उसको, ऐसे रहता है ये, कोई क्या होगा, इसे यहाँ से टकरा के कोई पाता, कोई क्या होता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे। तो इसका जो क्या होगा? प्रकाश में अपवर्तन हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इसका आंसर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक तो आप लोग जानते हैं किस में होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल होता है
निर्वात में होता है, तो यहाँ पे निर्वात का ऑप्शन तो दिया नहीं है, निर्वात का ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे क्या है, बर्फ है, किरोसिन है, वायु और हीरा है। तो निर्वात का कितना होता है, 3 लाख कुछ होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वात का ऑप्शन नहीं है। तो वायु जो होता है, यानी कि इसमें बर्फ तो नहीं होगा, ना तो किरोसिन होगा, ना तो हीरा होगा। ठीक है, तो वायु जो है, वायु का जो होता है उसका जो सापेक्ष यानी जितना निर्वात का होता है उसमें से कुछ पॉइंट कम होता है। ठीक है, यानी इसको अगर लिखा जाए तो निर्वात का कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसी का थोड़ा सा कुछ पॉइंट कम, जो धूल कण उड़ता है उसी से कुछ कम इसका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यानी निर्वात के बराबर ही वायु में होता है, लेकिन कुछ पॉइंट उसमें से कम होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट इसका उसमें से कम होता है निर्वात से, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश केंद्र और फोकस के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये पहले भी सेट 1 वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। क्या बोला कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतीत होता है, प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो जितना गुना बड़ा होता है उतना ही ये उसका उत्पन्न आवर्धन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा 10 का बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसका हो जाएगा दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर का निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको बोलता है किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका 12 का ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा। तो दूर बिंदु एक होता है जो कि नेचुरल 25 सेंटीमीटर जो अप्रोक्स दिखता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे दिया सामान्य नेत्र के दूर बिंदु क्या होगा। तो इसमें से हो जाएगा ये अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ना कि 25 मार दीजिएगा। चलिए 14 देखते हैं कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो हो जाएगा इसका श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन से। ठीक है, क्वेश्चन 14 खत्म हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चिप्स के पैकेट में, चिप्स का पैकेट सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था। चिप्स के पैकेट में विकृति गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। उसमें से जो पैकेट या चिप्स का जैसे कुरकुरे हम लोग लेते हैं उसमें जो हवा भरा रहता है, जो पैकेट उसका फूला हुआ रहता है तो उसमें से बोलता है कि कौन सा गैस भरा रहता है। ठीक है, कौन सा गैस भरा रहता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें गैस जो भरा रहता है क्या रहता है, वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना, जो जंग लगता है, कहीं पे हम लोग लोहा खुली हवा में अगर रख देते हैं, उस पर पेंट नहीं करते तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। क्या लगता है, जंग लग जाता है। तो क्या होता है, वो प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा संयोजन। क्या होगा, संयोजन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए ZnO+C को जब रिएक्शन कराएगा तो Zn+CO दे रहा है। ठीक है, Zn+CO दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, उसको आपको दिखाना कि कौन सा पूरा बैलेंस करके रखा है, उसमें आपको दिखाना है। ठीक है, ठीक है, AgNO3
प्लस NaCl को जब रिएक्शन करते हैं NaNO3 प्लस AgCl दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही संतुलित है। पूरा समीकरण जो ये क्या है, पूरा तरह से सेटिस्फाइड है यानी संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई विक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो रंगीय कौन करता है? तो लिटमस पथ, लाल लिटमस पथ क्या करता है? हरा कर देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, यानी लिटमस जो होता है वो क्या करता है? लाल को हरा कर देता है, हरा को पीला कर, इसमें से क्या होता है? रंग को सूचक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? हड्डियों को जब जोड़ते हैं, जब हड्डी टूट जाता है, हम लोग कहीं से गिर जाते हैं या बाइक से, या फिर कहीं खेल रहे होते क्रिकेट, उसमें अगर गिर जाते हैं किसी तरह, हम लोग का पैर हाथ टूटता है, तो उसके लिए हमको प्लास्टर करता है। तो प्लास्टर करता है तो उसमें से कौन सा चूर्ण देता है उससे? तो CaSO4.5H2 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, उसका सूत्र होता है CaSO4.5H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4.5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखते हैं। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रही है उसको बताना है आपको। यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2, यानी कि ये क्या दे रहा है? जल दे रहा है, H2O दे रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि आपको खट्टे फल का बात हो रहा है, तो खट्टा में कौन कौन आ रहा है? नींबू आएगा, ये सब क्या आता है? खट्टा जो लगता है उसमें से कौन सा अम्ल होता है उसको आपको दिखाना है। ठीक है, इसका जो होता है जितना भी खट्टे फल होता है उसमें से सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होता है? इस विलियन में क्या होता है? इस क्वेश्चन को आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप इसको करके आएंगे। ठीक है, इसको ये आपका होमवर्क है, आप इसको किताब सारा NCERT क्वेश्चन है, आप अगर किताब को पढ़ते हैं बुक को तो ये आपका क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके लिए HW है, क्या है? HW है, ये आप हमको करके बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 में देखिए, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH संभवतः क्या होगा? तो pH संभवतः, तो अम्ल का pH कितना होता है? 7 से कम होता है, और क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो लिटमस पत्र किसमें होता है? लाल को, क्या कोई भी नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये तो अम्ल में आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि देखिए सारा ऑप्शन जो 7 से ऊपर है, 11, 8, 7 है, तो ये सब तो अम्ल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, अमीबा अपने किस अंग अमीबा अपने किस अंग, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? ठीक है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खाद्य रिक्तिका से अपना भोजन का वो पाचन करता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्वेश्चन पहला सेट में भी आया था, इसमें भी देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पित्त। क्या हो जाएगा? पित्त में जो अम्ल बनता है उसी से भोजन को पाचन होता है, वहीं से भोजन क्या होता है? पचता है। वो जो अम्ल होता है पित्त में, उसी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 देखिए, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये आप तो सब लोग जानता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये सबको पता है भाई। ये क्वेश्चन बहुत पहले से सब लोग पढ़ रहे हैं। जब अगर साइंस बुक आप लोग पढ़ते हो तो इसे आपको पता होगा। इसमें कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम से क्षारीय करता है। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा, पित्त होगा। ठीक है, करेक्ट है। माफ कीजिएगा, 28 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन होगा। क्या होगा? पेप्सिन होगा। इसका आंसर हम पित्त मार दिए थे। पाचन प्रक्रिया के अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? इसका होगा पेप्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन होगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए गलती हो गया कि थोड़ा ये वाला क्वेश्चन हम 31 वाला वहां लगा दिए थे। ठीक, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दिखेगा इसका क्या है। यह ऑप्शन क्या है? वायु कुपिका, वृक्काणु या कोशिका गुच्छ। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी नंबर, वृक्काणु। ठीक है, इसका आंसर 32 का सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 33 दिखेगा, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन देखिए, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। यह पौधों में ताप का नियमन करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। यह भोजन का संवहन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ये जल के अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संबंध ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पौधा है। एक लिंगी पौधा होता है, जैसे आम तो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि आम एक पेड़ है, यहाँ पे पौधा का बात हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। देखिए सरसों, ये नहीं होगा। गुड़हल का, ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा, पपीता। क्या होगा? ये एक लिंगी पौधा है। क्या है? एक लिंगी पौधा है, पपीता, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये जो मुकुल है, ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, इस फिगर में देखिए और इसमें देखिए, यहाँ पे इसका बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या दर्शाता है? इस दर्शन क्या दर्शाता है? 35 इसमें दर्शा रहा है मुकुलन। क्या दर्शा रहा है? मुकुलन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। यानी जैसे यौवनावस्था जो होता है, आप लोग जैसे हो रहा है, कौन सा हार्मोन उसमें नियंत्रण करता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन होता है वो हार्मोन, उसका नाम। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है। 37 देखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 देखिएगा, तो हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। 38 का जो होगा ये नाभिकीय ऊर्जा से होता है, यानी कि ये नाभिकीय ऊर्जा से उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जाते रहे और आपका पूरा मॉडल
प्रश्न पत्र पूरा तैयारी हो जाए आपका बोर्ड एग्जाम लेवल के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 39 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय, देखिए कोयला, CNG, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। इस समय क्या नवीकरणीय सौर ऊर्जा होता है, वो उसका बात हो रहा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है। ठीक है, जिसका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। इसका आंसर चला जाएगा डी कोयला। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सेट 3 मॉडल प्रश्न पत्र पेपर आपका सॉल्यूशन हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और जितना क्वेश्चन आप देखिए सारा याद हो जाना चाहिए अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं किए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अब सेट 4 में हम लोग बात करेंगे। सेट 3 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे हम बोर्ड लेवल एग्जाम के लेके सारा आपको मिलते रहे और आपका तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।